नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक पर्यावरण, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान भारत के बारे में है पूरी बुक, तो भारत के रिलेटेड कुछ होगा। आप उसके टॉपिक्स देखते हैं। परिचय परिचय में हम पढ़ेंगे भारत के बारे में कि भारत ज्योग्राफिकल कैसा है। दूसरा है प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड कैसे हैं भारत के। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं पर्वतमालाएं कैसी है इधर। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र में मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, मैदान कैसे हैं। भू आकृति भारत में भू आकृति कैसी है भारत की, तो इसमें टॉपिक्स हैं, इसमें इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला पर्वतमाला यानी अपने माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के बारे में। उत्तरी भारत का मैदान उत्तरी भारत का मैदान भारत में जो मैदान है उत्तर के, वो मैदान कैसे हैं। प्रायद्वीपीय पठार, उसमें भारत के बारे में पढ़ेंगे अपन। भारतीय मरुस्थल में जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में मरुस्थल पाए जाते हैं, उसी हिसाब मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तटीय मैदान अभी अपन जैसे गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। और द्वीप समूह कि कोई द्वीप है, जैसे ये एक द्वीप है, भारतीय द्वीप है, ये कैसा समूह है, उस द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। हमारी पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है। 460 वर्ष पुरानी है। इस संपूर्ण अवधि में पृथ्वी के भूपृष्ठ पर आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों की गतिशीलता कारण बहुत से परिवर्तन हुए हैं। किसके कारण हुए। आंतरिक तथा बाह्य शक्तियाँ। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ थी उनसे भी परिवर्तन हुए हैं, और बाह्य शक्तियाँ जैसे सूरज का ताप, हवा, इनके कारण भी बहुत परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में भी हुए हैं, जो गोंडवाना लैंड का भाग है। आपने पढ़ा होगा या फिर अपन आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कि ये गोंडवाना लैंड क्या है। ठीक है, वो आगे देखते हैं अपन। ये परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में भी हुए हैं, जो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है तो ये जैसे पृथ्वी का परिवर्तन हुआ वैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप का भी परिवर्तन हुआ। करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी, जो कि आकार में विशाल थी, तथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी हिस्सा थी। इंडियन प्लेट होती है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है, यूरेशियन प्लेट होती है। वैसे ही इंडियन प्लेट थी जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में थी। ये भूमध्य रेखा, ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, यहाँ थी। ठीक है, स्थित थी कि आकार में विशाल तथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी का हिस्सा थी। करोड़ों वर्ष के दौरान यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई। जो ये प्लेट है वो कई हिस्सों में टूट गई। पहले ये एक प्लेट थी, अब ये कई हिस्सों में टूट चुकी है। और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व की ओर तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगी है। जैसे ये अभी दक्षिण में है तो ये कहाँ खिसक रही है, अब उत्तर की ओर खिसकने लगी है। इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों। पहले हमारी पृथ्वी पूरी एक थी, सारे महाद्वीप एक ही थे, फिर धीरे धीरे पृथ्वी में परिवर्तन हुआ, बाहरी गतियाँ, आंतरिक गतियाँ का परिवर्तन हुआ। इसके कारण जैसे पहले था ये हमारा पूरा पृथ्वी है, ये सब महाद्वीप एक थे, तो उसे कहा जाता था पेंजिया। और ये सब जल है, उसे कहा जाता था पैंथालासा और पेंजिया। फिर पेंजिया के टुकड़े हुए तो एक बना गोंडवाना लैंड और दूसरा बना अंगारा लैंड। इनके दो टुकड़े हुए तो एक बना अंगारा लैंड, जिसे कहा जाता है लॉरेंशिया, और एक था गोंडवाना लैंड, और बीच में है 33 सागर। ये है 33 सागर और भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, और उत्तर में है, उसे कहते हैं अंगारा लैंड, और बीच में जो सब बचा ये है 33 सागर। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आ गए दक्षिण में, गोंडवाना लैंड में आ गए। और बाकी बचा जैसे गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते थे। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आते थे गोंडवाना लैंड में। और ये है यूरोप। अब एशियन प्लेट
जो ये एशियन प्लेट है ना, भारतीय प्लेट या इंडियन प्लेट जो टकराती है यूरेशियन प्लेट से, ये यूरेशियन प्लेट है जिससे टकराती है। इस टकराने के कारण निर्माण होता है हिमालय का। एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने के कारण निर्माण होता है हिमालय का। इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे ये खिसकती जा रही अभी भी, जैसे नेपाल में आज भी अगर नेपाल में भूकंप आते हैं तो किसके कारण आते हैं? इन प्लेट्स के खिसकने के कारण नेपाल में आज भी भूकंप आते हैं। और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? प्लेटों के टकराने से। जो प्लेटें टकराती है उससे जो मिट्टी या फिर जो भी है मिट्टी वगैरह होती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उससे निर्माण होता है हिमालय का। भूवैज्ञानिक संरचना व शेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। प्रायद्वीपीय खंड ये इस जगह से होते हुए यहाँ तक ये है प्रायद्वीपीय खंड। पहले तो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप जिसके चारों ओर जो पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप कहते हैं जिसे जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। हिमालय, उत्तरी पूर्वी मैदान, पहाड़ियाँ, अरावली, विंध्याचल ऐसी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट हैं। और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। भारत में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान भी पाए जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं, जिसमें है। अब अगर आपको इसको समझना है अच्छे से तो आपको मैप लेके बैठना होगा और मैप में समझना होगा कि मैं कहाँ से कहाँ तक की क्या दिशा बता रही हूँ। वो आप मैप से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा में। कहाँ है पूर्व से पश्चिम? मान लो ये दार्जिलिंग है तो यहाँ, अब इसके लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। कौन सी दिशा किधर है? ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ऐसे दिशाएं हैं। तो ये क्या कह रहा है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। अगर यह सिक्किम दार्जिलिंग का क्षेत्र है मान लो, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है तो तुम अपने मैप खोल के उसमें समझो कि कहाँ है पूर्व से पश्चिम दिशा में। अब यह है पूर्व, यह है पश्चिम, तो ये श्रेणियाँ कुछ ऐसे हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्रों में कुछ ऐसे ये श्रेणियाँ फैली हुई है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये श्रेणियाँ पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। क्या है? अब ये देखो, ये यहाँ टर्न हो रही है। कैसे? अरुणाचल प्रदेश है, दक्षिण दिशा से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर घूम जाती है। दक्षिण पूर्व, वापस वही दिशा वाला ज्ञान वो होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि ये दिशाएं हैं। दक्षिण पश्चिम, ये है अपना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण और ये पूर्व है। अपने को पूर्व से काम है ही नहीं अभी दक्षिण और पश्चिम देखो। पहले दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये है दक्षिण पश्चिम। और कहाँ घूम रही है? घूम जाती है, मेन वर्ड घूम जाती है उत्तर पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ घूम जाती है। ये ऐसे घूम जाती है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। अब मिजोरम, अब अगर इनको अब तुम मैप में देखोगे इंडिया के मैप में तो ये कैसे हैं? इंडिया के मैप में कैसे दिखते हैं? ये एकदम सीधे हैं। इधर 7 सिस्टर की साइड ये ऐसे बने हुए हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। उत्तर दक्षिण वही दिशा वाला ज्ञान। ये उत्तर, ये दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर फैली हुई है। कुछ ऐसे यहाँ फैली हुई है ये पहाड़ियाँ। वृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय,
श्रेणी भी कहा जाता है कि पूर्व पश्चिम लंबाई इसकी कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है इसकी 2500 किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। कितनी है 160 से, मैं तुम्हें ये मैप बना के समझाऊंगी तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लो ये अपना इंडिया का मैप है, ठीक है ना, तो हिमालय कुछ ऐसा है, ये हिमालय है ऐसे, इधर सेवन सिस्टर के अंदर जहाँ पे भी हिमालय आता है वहाँ अभी वृहद हिमालय की केंद्रीय अक्षीय श्रेणी में कहा जाता है कि पूर्व से पश्चिम लंबाई इसकी कितनी है। पहले तो ये सोचो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये यहाँ नंगा पर्वत से यहाँ है नामचा बरुआ तक, नामचा बरुआ तक हिमालय फैला हुआ है, हिमालय श्रेणियाँ फैली हुई है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, अब यहाँ से लेके यहाँ इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कि इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, अगर दिशाओं से देखोगे तो पूर्व पश्चिम यही हुआ ना, तो उस हिसाब से यही पूर्व पश्चिम है। उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। चौड़ाई कैसे, ऐसे, ये इसकी यहाँ ये चौड़ाई कितनी है 160 से 400 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ और यहाँ ये बराबर तो है ही नहीं, ऐसे कहीं ज़्यादा कहीं बिल्कुल कम ऐसे है, इसलिए इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अफवाह और सांस्कृतिक विभाजन भी है। सांस्कृतिक विभाजन कैसे है कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होगा तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें डायरेक्ट यहाँ यूपी एमपी उत्तर प्रदेश में आएगी, जिससे यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। अब हिमालय क्या करता है, इन साइबेरियन पवनें जो आती है उससे रोकता है हिमालय। उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत के मैदान में हमने पढ़ा था कि कहाँ से कहाँ तक है उत्तरी भारत का मैदान, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और लास्ट जाते जाते असम तक चला जाता है पूर्व में, ठीक है ना। उत्तर भारत का मैदान, इसके लिए आपको हाथ में मैप होना ज़रूरी है पढ़ते समय। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। किससे बना है, जलोढ़ निक्षेप से, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जलोढ़ निक्षेप किससे बनता है, नदियों से ही बनता है। बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बनता है, क्या बनता है, मैदान बनता है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। जैसे बताया ना मैंने, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर असम तक ये ऐसे फैला हुआ है, राजस्थान के अंदर भारत के अंदर ऐसे फैला हुआ है पूरा, इतने राज्यों में होके। तो यहाँ से इसकी यहाँ तक की इसकी लंबाई है जो 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ये तो अपने पढ़ा ही था, 1000 से 2000 मीटर कैसे है। लंबाई कितनी है 3200 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है 150 से 300 किलोमीटर। और जलोढ़ निक्षेप आपको पता ही है, जो ऐसे मैदान बनते हैं नदियों के अवशेषों से, उसकी गहराई कितनी है 1000 से 2000 किलोमीटर। अगर आप अभी भी नीचे ज़मीन के नीचे 1000-2000 मीटर खोद के देखोगे तो आपको उसके अवशेष मिलेंगे। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तर से दक्षिण इन मैदानों को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में, बाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। बाबर, तराई और जलोढ़ मैदान।
जलोढ़ मैदान को आगे दो भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। अब हम पढ़ेंगे इनको क्या कहते हैं और इनमें क्या होता है। ये हिमालय है, हिमालय से नदियाँ आती है, नदियाँ आती है तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं, बड़े बड़े पत्थर लेके आती है। ऊपर से नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पत्थर नीचे तो आ जाते हैं, पर नीचे आके ये यहाँ रुक भी जाते हैं पत्थर। नदी अपने साथ पत्थर हिमालय से आ रही है, स्पीड में आ रही है और हिमालय से नीचे उतर रही है, तो उनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और इनके साथ जो चीज़ इनके साथ होगी वो इनके साथ ही चल देगी। तो वैसे ही यहाँ पत्थर आके रुक जाते हैं। अब नदी यहाँ से गायब तो हो नहीं सकती, तो नदी इन पत्थरों के बीच में से या नीचे से गुजरती है। नदी पत्थरों के बीच में से या नीचे से गुजरती है, ठीक है। मतलब दिखाई तो देती नहीं है बट चलती ज़रूर है इनके बीच में नीचे से, तो इसे भाबर कहते हैं। जो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी होती है, जो कितनी होती है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी होती है। और आगे आता है तराई। तराई में क्या होता है, जो नदी है वो विलुप्त, यहाँ तो विलुप्त जैसी होती है क्योंकि भाबर में दिखाई नहीं देती, क्योंकि पानी उसके बीच में से या नीचे से गुजरता है। अब यही तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में क्या होता है कि जो ये नदी वाहिनी है वो, क्योंकि फ्लो में पानी आ नहीं रहा इतना, धीरे धीरे पत्थरों में से तो इसकी स्पीड धीरे ही होगी, फिर भी पत्थरों में से जा रहा है पानी, तो धीरे धीरे जा रहा है, तो ऐसे नदी वाहिनियाँ बन जाएगी बहुत सारी वाहिनी बन जाएगी और पानी यहाँ धीरे धीरे आएगा। तो यहाँ का जो क्षेत्र होगा वो दलदली क्षेत्र हो जाएगा, इसलिए इसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। अपन किसी, आपको पता हो तो जैसे मकानों पे तराई करते हैं, तो वही तराई, जैसे तराई होती है ना, वैसे ही यहाँ धीरे धीरे पानी आता है, धीरे धीरे तराई होती है, तो इसीलिए इसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। अब आगे की ओर जाएंगे तो ये जो नदी वाहिनियाँ हैं वो एक बन जाएगी, एक सीत में बहने लग जाएगी। यहाँ इन वाहिनियों से आगे होकर वो एक सीत में बहने लग जाएगी। और तराई की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, तराई की जो चौड़ाई है वो होती है 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी होती है तराई। और अब आगे एक वाहिनी में बहने लग जाएगी नदी। अब जब बह रही है जो नदी है, नदी के लेफ़्ट और राइट साइड में जो यहाँ से नदी के अंदर जो अवशेष, मिट्टी जो अपने साथ अवशेष लेके आ रही ना, वो नदी अपने दोनों किनारों की तरफ छोड़ देगी। जैसे आपने कोई किनारा देखा हो तो पानी किनारे की तरफ बहता है ना, तो उसके साथ जिसके जितने भी अवशेष हैं, मिट्टी वगैरह, वो सब अवशेष नदी के किनारे उतर जाते हैं। और ये जो मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी होती है एक प्रकार से, तो वो इतनी उपजाऊ मिट्टी होती है, इनमें उपजाऊपन ज़्यादा होता है, तो इसे खादर कहते हैं। और वहीं खादर से मतलब जो ये अवशेष है, उससे पहले जो अवशेष थे उन्हें बोलते हैं बागर। ये ज़्यादा उपजाऊ है, ये कम उपजाऊ होते हैं। खादर ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, बागर कम उपजाऊ होते हैं। दक्कन का पठार, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। इसको पश्चिमी घाट को, जैसे महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, सह्याद्री, कर्नाटक में कहते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में कहते हैं नीलगिरी, और केरला में कहते हैं अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ हैं। जैसे आप अगर देखोगे, ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। तो यहाँ ये जो ये पहाड़ियाँ हैं ना, इन सबको स्थानीय नाम दिए गए हैं। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवीर हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ नदियाँ बहती हैं, तो नदियाँ अपने साथ इन पर्वतों को भी घिसती घिसती चली जाती है, तो ये कम ऊंचे हैं। औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जा रही है। मध्य उच्च भूभाग, पश्चिम में अरावली पर्वत, पश्चिम में कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? पश्चिम से अरावली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर है। कितनी है? 700 से 1000 मीटर है। बीच
है और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी, अब जब उत्तर से उत्तर पूर्वी दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। मध्य उच्च भूभाग के पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ है आपको पता? ये सब अगर आपको समझना है तो अभी आपके हाथ में एक मैप होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कौन सा पठार कहाँ है, कौन सा इधर पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशाओं का पता होना चाहिए आपको। छोटा नागपुर पठार खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है। छोटे नागपुर में आप देखोगे तो आपको बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं वहाँ पर। उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, यह पठार असल में प्रायद्वीपीय पठार का ही बड़ा हिस्सा हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि जब हिमालय बन रहा था और भारत की प्लेट उत्तर पूर्वी की ओर खिसकी तो राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच ज़मीन में दरारें या ब्रज घाटी पड़ गई और यह मुख्य पठार से अलग हो गया। कैसे कि जब ये पठार ऐसा था कुछ, तब अब साफ यहाँ लिखा हुआ है कि प्लेटों के टकराने से ही इस पर प्रभाव पड़ा है, तो ये मेघालय का पठार है जो यहाँ से अलग हो गया। बाद में नदियों ने इस दरार को मिट्टी जलोढ़ से भर दिया और इसी कारण आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग दिखते हैं। अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि दरार पड़ गई थी, उस वजह से फिर यहाँ नदियाँ इधर आती है, उत्तर मैदान है, इधर मैदानों से नदियाँ होके आती है, तो वो नदियों ने यहाँ मिट्टी भर दी। मेघालय का पठार, इसे यहाँ रहने वाली जातियों के नाम पर 3 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर बांटा गया है? जातियों के आधार पर। घोरा पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जैतिया पहाड़ियाँ। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी पठार का हिस्सा है, जो अब हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज मिलते हैं। खनिज बहुत सारे मिलते हैं छोटे नागपुर में। इसी क्षेत्र में ज़्यादातर बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगर आप ये इंडिया देखोगे तो दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम है, पश्चिम से ऐसे जाती है बारिश, और ये है दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून के बारे में हम चौथे चैप्टर में, जब जलवायु जो चैप्टर है उसमें हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इसके बारे में। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण मेघालय का पठार काफ़ी घिस चुका है। जो ये दक्षिण से बारिश जा रही ना, वो मेघालय में भी होती है, तो बारिश होने के कारण ये पठार काफ़ी घिस चुका है। और बारिश और जो जलवायु वाला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे बारिश के बारे में, जलवायु के बारे में। भारतीय मरुस्थल, हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों, किससे है? अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में, अरावली पहाड़ी के उत्तर पूर्व में। कुछ ऐसा ही अपना राजस्थान मान लीजिए, सही नहीं बना है, बट राजस्थान के मैप में देखोगे तो ये ऐसे अरावली है। तो अरावली के किधर है? उत्तर और पूर्व में। उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है। कैसा है? उबड़ खाबड़ है। यहाँ वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। कितनी होती है? 150 मिलीमीटर से कम होती है। इस कारण यह एक शुष्क ड्राई वनस्पति रहित प्रदेश है। इस कारण यह एक शुष्क ड्राई और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतियों
स्थलाकृति गुणों के कारण इसे मरुस्थल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मरुस्थलीय क्षेत्र नाम दिया गया है। इसकी भूगर्भिक चट्टान संरचनाएं प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। यह किसका हिस्सा मान सकते हैं हम? डेजर्ट थार को किसका हिस्सा मान सकते हैं? प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा रहा था, अब नहीं है। ढाल के आधार पर मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के भागों में बांटा जाता है। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिण भाग। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। यहाँ उत्तरी भाग है, यहाँ दक्षिणी भाग है। कि अधिकतर नदियाँ अल्पकालीन हैं। मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऐसी नदियाँ जो लुप्त हो जाती हैं। यहाँ नदियाँ झील या प्लायन में मिल जाती है। हाँ देखो, मरुस्थल के दक्षिण भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। कौन सी है? यह अल्पकालीन नदी है। यहाँ नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती है। प्लाया क्या होता है? इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनता है। खारे पानी की झीलों को प्लाया कहते हैं। अब देखो, ये है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। वही बनाया है मैंने सिर्फ। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पूरा मरुस्थल है। और यहाँ गुजरात तक आता है कच्छ का रण। यहाँ से कच्छ का रण है ये। अब यहाँ था क्या? सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग है जहाँ मरुस्थल है। और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। कच्छ की ओर दक्षिणी भाग जो आधा गुजरात में आता है, वहाँ मरुस्थल पाया। तटीय मैदान। भारत के समुद्र तल की रेखा बहुत लंबी है। भारत के समुद्र तट की रेखा बहुत लंबी है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था। और आपको पता होना चाहिए कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। वो आप खुद पता कर लो। इस तट के पास के मैदानों को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो अब हम पढ़ेंगे पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान में यह समुद्र में डूबा हुआ जलमग्न तट है, इसीलिए यह एक पतली पट्टी जैसा है। जल में डूबा हुआ इसलिए जलमग्न है। माना जाता है कि पौराणिक शहर द्वारका जैसी जलमग्नता के कारण डूबा। आपको पता हो तो एक द्वारिका थी जहाँ कृष्ण थे और वो द्वारिका डूब गई, जलमग्न हो गई। बंदरगाह जिसे कहते हैं पोर्ट्स, डूबे हुए होने के कारण यह बंदरगाह बनाने के लिए सबसे अच्छी प्राकृतिक जगह होती है। प्रमुख बंदरगाह कांडला, मझगांव, JLN गोल, नावाशेल, मरमागांव, मैंगलोर, कोचीन, विस्तार और बाग। यह उत्तर से गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैला है। इसके मुख्य भाग हैं। कहाँ है? गुजरात से दक्षिण केरल तक फैला हुआ है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़। देखोगे गुजरात के कच्छ में, गुजरात के ये जो कच्छ है ना, कच्छ में है काठियावाड़ तट। कोंकण तट को नाम दे रखे हैं। जैसे पूरा है तो एक ही तट है, पर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दे रखे। जैसे महाराष्ट्र और गोवा है, वहाँ कोंकण तट नाम दे रखा है। कर्नाटक और केरल में नाम दे रखा है मालाबार तट। केरल के तट पर कयाम बैकवाटर पाए जाते हैं। बैकवाटर क्या होता है? जैसे कर्नाटक का जो ये हिस्सा है वो कुछ ऐसा है। अब जो समुद्र से यहाँ जल आएगा वो भर जाएगा और यहाँ मतलब बंद हो जाएगी वो जगह, तो वो एक अलग सा ही मतलब तट या फिर अलग सा ही कुछ तालाब जैसा बोल दो, वैसा बन जाएगा। उसे बैकवाटर कहते हैं। इसका उपयोग मछली पकड़ने, नाव चलाने और पर्यटन के लिए होता है। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमाकाली नौका दौड़ आयोजन कहाँ होता है? पुन्नामदा
कयाल में किया जाता है। कयाल वही होता है, बैक वाटर कयाल को कहते हैं। वहाँ प्रतियोगिता वगैरह होती है। प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटिपट्टी है, जो कच्छ से प्रारंभ होकर अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक जाती है और फिर यमुना गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। जैसे उत्तर में है भारत, उत्तरी सीमा इसकी कटिपट्टी है और राजस्थान गुजरात के कच्छ के रण से प्रारंभ होकर अरावली की पहाड़ियों तक जाती है। पश्चिम से गुजरती हुई कहाँ जाती है? दिल्ली तक जाती है और फिर यमुना व गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों तक जाती है व गंगा डेल्टा तक। कच्छ से प्रारंभ होकर अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी में कर्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड में विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। जैसे ये उत्तरी दिशा से कटिपट्टी है, कच्छ के रण से गुजरते हुए अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, फिर यमुना गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों व डेल्टा तक जाती है, गंगा डेल्टा में जाती है। उसके बाद उत्तरी पूर्वी कर्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार ये है मेघालय का पठार। पश्चिम राजस्थान भी इसी खंड में विस्तारित है। पश्चिमी राजस्थान जो इसी खंड में विस्तारित है, यहाँ है पश्चिमी राजस्थान। इसके बाद पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, यहाँ है मालदा भ्रंश जो इस पार्ट को इस पार्ट से अलग करता है। यहाँ है छोटा नागपुर और मेघालय पठार को ये ऐसा कुछ भारत का हिस्सा है। यहाँ अरावली है, यहाँ नागपुर है और ये है मेघालय और यहाँ है मालदा भ्रंश जो छोटे नागपुर को मालदा भ्रंश अलग करता है। इधर है कर्बी एंगलोंग और मेघालय और इधर है छोटा नागपुर पठार जिसे अलग करता है मालवा भ्रंश। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश्य स्थलाकृतियों से ढला हुआ है। प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। प्रायद्वीप किससे बना है? नाइस व ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट मतलब यहाँ पहले आग्नेय चट्टान से बना है, लावा से बना हुआ है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिम तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तन की क्रियाओं से अपरिवर्तित होने के उपरांत स्वरूप पश्चिम तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तन की क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार पर प्रभाव नहीं पड़ा है। इंडो ऑस्ट्रेलियन का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। जैसे सतपुड़ा के पर्वत में तापसी महानदी, रिक्त नर्मदा, तापसी और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा पर्वत इसके उदाहरण हैं। और सतपुड़ा का पर्वत विंध्याचल के जो पर्वत हैं वहाँ नदियाँ बहती हैं, नर्मदा नदी, तापसी नदी, महानदी
आदि। और जो हमारे प्रायद्वीप में जितने भी पठार पाए जाते हैं, ये जो हमारा प्रायद्वीप है इसमें जितने भी पठार है, छोटा नागपुर, जितने भी आपने पठार पढ़े हैं या जो भी है पठार, वो सब पठार क्या पहाड़ी जैसे शंकुनुमा है क्या? नहीं। पठार कैसे हैं? थोड़ी ऊंचाई है, फिर ढाल है, फिर थोड़ा ढलान है, ऐसे पठार है। जितने भी पठार है वो ऐसे हैं। इन पठारों के कारण ही यह प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ यानी जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल है। अवशिष्ट यानी जो ओल्ड है, अवशिष्ट यानी जो ओल्ड है, ओल्ड भी है। और वहाँ ऐसा होता है कि ओल्ड पहाड़ियाँ जो घस चुकी है, जैसे अरावली, विंध्याचल, पश्चिमी घाट है, ऐसी पहाड़ियाँ जो घस चुकी है। अरावली, ऐसी जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली, नल्लामाला जो आंध्र प्रदेश में है, ज्वादी जो तमिलनाडु में है, वेलिकोंडा, पोलकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि। यहाँ की नदी घाटियाँ उथली है। उथली मतलब ये ज़्यादा गहरी नहीं होती है, क्योंकि पठार यहाँ ऐसे हैं तो नदियाँ ज़्यादा गहरी नहीं होती है। उथली क्योंकि ग्रेनाइट से बने हुए हैं पठार, तो नदियाँ उन्हें काट नहीं पाएगी, तो वो उथली नदियाँ हैं। उनकी प्रवणता कम है, उनकी गति भी कम है, प्रवणता भी कम है, और ये ऐसे बहती हैं नदियाँ। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूर्व की ओर ही बहती है तो कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कौन सी नदियाँ हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये 3 नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये उथली भी है और प्रवणता भी कम है, ज़्यादा तेज़ी से बह भी नहीं सकती। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है। इससे जैसे सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन है। नदियों के तंत्रों के बीच जल विभाजन है। हरियाणा और दिल्ली राज्य के सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजन है। जल का विभाजन, जल डिवाइडेशन का काम करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपने घाटी के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हैं, परंतु बंगाल में प्रवेश करने से पहले धुबरी एक स्थान का नाम है के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। कितने डिग्री मुड़ जाती है? ये जैसे ऐसे आती है तिब्बत और नेपाल के साइड से, और फिर यहाँ से ऐसे एंटर होती है, 90 डिग्री मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। किससे बने हैं? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। यहाँ कई प्रकार के फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट उगाए जाते हैं। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी भाबर क्या होता है? 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है। किसके समांतर फैली हुई है? शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल गोलाशय जमा कर देती हैं और कभी कभी अंदर स्वयं ही से लुप्त हो जाती है। जैसे अभी हमने समझा कि बड़े बड़े शिवालिक जमा कर देती है, शेल यानी पत्थर, बड़े पत्थर जमा कर देती है और स्वयं ही लुप्त हो जाती है। उनमें ही उनके नीचे या उनके बीच बहती है तो दिखाई नहीं देती, स्वयं लुप्त हो जाती है। ये है भाबर, इससे समझ लो, और ये इसकी डेफिनेशन है। तराई
भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र, इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकल कर प्रकट होती हैं और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती, ये क्षेत्र अनुप बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं। अनुप कैसे बन जाता है? यहाँ बहुत सारे कुएँ, फव्वारे या बहुत पानी से भरपूर क्षेत्र होता है। वह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। प्राणियों का घर कैसे है? यहाँ पर पानी भरपूर है तो जो जैव विविधता है वो भी भरपूर होगी। वनस्पतिक जीव है, प्राणी है, वो भी बहुतायत में पाए जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और यहीं पाए जाते हैं। नेशनल पार्क यहीं पाए जाते हैं। तराई से दक्षिण है जो पुराने और नए जलोढ़ तराई से दक्षिण है जो पुराने जलोढ़ और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बागर और खादर कहलाता है। कैसे कहलाता है? जैसे ये नदी जा रही है तो इसके राइट और लेफ़्ट साइड जो अवशेष, जो मिट्टी आई और इसने अपने किनारों पर फेंक दी, वो भी उपजाऊ है, उसमें उर्वरकता है, इसके कारण इसे खादर कहते हैं। और जो इससे थोड़ा दूर है उसे बांगर कहते हैं। इन मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ, बालू रोधिकाएँ, विसर्प, गोखुर झीलें और गुफिका नदियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र समय समय पर बाढ़ आती रहती है। ज़्यादा क्षेत्रों में समय समय पर बाढ़ आती रहती है। नदियाँ अपना स्थान बदलकर गुफित वाहिनियाँ बनाती रहती हैं। हिमालय और अन्य अतिरिक्त पर्वतमालाएं कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत, प्रायद्वीपीय खंड अपनी अरावली थी, जैसे अरावली कठोर और स्थिर है ना, वैसे हिमालय नहीं है। हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय खंड पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना दुर्बल और लचीली है। जैसे अरावली पर्वत है वैसे हिमालय नहीं है। अरावली कठोर और स्थिर है, हिमालय स्थिर नहीं है, वह बढ़ता रहता है। जैसे इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराती है। इंडियन प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना दुर्बल और लचीली है। दुर्बल और लचीली कैसे है कि जैसे दो प्लेटें आपस में टकराती है, जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो हिमालय का निर्माण होता है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। और वह लगातार टकरा रही है, अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है। इसके कारण इनमें बदलाव आता है। ये लचीली हैं, ये मतलब कि हिमालय एकदम ऊपर ऊंचा हुआ है, उस पे तेज़ बहाव से नदियाँ आती हैं। नदियों के तेज़ बहाव से आने से वहाँ परिवर्तन हो रहा है और बर्फ़ गिर रही है। पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनी और अंतर्जनी बलों से प्रभावित हो रहे हैं। बहिर्जनी और अंतर्जनी कौन से बल होते हैं? बहिर्जनी जैसे कि मतलब पृथ्वी के अंदर अभी भी भूकंप, ज्वालामुखी या अपक्षय, अपरदन, इनके कारण इनमें प्रभाव पड़ रहा है। इनके परिणाम इनमें वलन, भ्रंश और शेप बनते हैं। वलन क्या होता है? वलन यानी कोई कपड़ा जैसे सिकुड़ जाता है ना, वैसे ही पर्वत भी सिकुड़ रहे हैं। भ्रंश यानी वलन यानी जैसे किसी कपड़े में ना कपड़ा सिकुड़ जाता है, वैसे ही हमारे पर्वत भी सिकुड़ रहे हैं। भ्रंश यानी दरारें, पर्वतों में दरारें आ रही है और फिर उनकी शेप बन रही है। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनी की हलचलों, अभी मैंने बताया कि जैसे दो प्लेटें टकराती हैं, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जैसे टकरा रही है, उस वजह से यहाँ हलचलें होती है, उससे ये जुड़े हुए हैं। तेज बहाव वाली
नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में है। मान लो कि ये ऐसे हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे हैं पर्वत, तो यहाँ से तेज बहाव से नदियाँ नीचे आएगी। उसके साथ साथ वो बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। अभी भी कौन सी अवस्था में है? युवा अवस्था में है। और वहीं अपन अरावली देखें तो अरावली को बोला जाता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और ये है यंग माउंटेन्स की घाट, वी आकार की घाटियाँ, शिपिकाएँ एवं बहाव से आने वाली नदियाँ। अगर नदियाँ इस स्लोप पे बहेगी तो वो उनकी गति धीरे होगी, अगर वो ऐसे बहेगी तो उनकी गति तेज होगी, और उससे ऐसे जब नदियाँ बहेगी तो उससे वी आकार या यू आकार की घाटियों का निर्माण होगा। आकार घाटियाँ, शिपिकाएँ एवं जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। महानदी जो 3 बड़ी नदियां हैं उनसे मिलकर बना है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह एक भू अभिनीति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ। कौन से चरण में हुआ? तीसरे चरण में हुआ। लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 6.4 वर्ष करोड़ पहले इसका निर्माण हुआ था। निर्माण कैसे हुआ हिमालय का? मतलब नदियों का निर्माण हुआ मैदानों से। मतलब मैदानों का निर्माण कैसे हुआ? नदियों की वजह से, कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जब 2 चीज़ें आपस में टकराती हैं तब एक हल्की होती है और एक भारी होती है। जब 2 चीज़ें आपस में टकराती हैं, इनके यूरेशियन प्लेट और एशियन प्लेट के टकराने से जब जो भारत का मैप अभी आप देखते हो, ढंग से नहीं बना है, क्योंकि टकराने से जो हल्की होगी उसमें उसकी क्षति ज़्यादा, उससे क्षति ज़्यादा पहुँचेगी। तो क्या होगा? जैसे ये यहाँ हिमालय है और यहाँ यूरेशियन प्लेट है, इससे ये टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ। अब इनके टकराने की वजह से जो ये मैदान बना ना यहाँ उत्तर में, इस मैदान एकदम टकराई ना, वैसे यहाँ पे भी खड्डे हो गए, मतलब उबड़ खाबड़ सी ज़मीन हो गई, या पूरी धरती तो हिली है ना वो पूरी की पूरी, तो वैसे ही 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ लाए हुए अवसादों से अवसादों से पाट रही है, यानी भर रही है। अब हिमालय से जब नदियाँ निकलती है तो वो अपने साथ कुछ अवसाद लेके आती है, जैसे पर्वतों के कण, मिट्टी के कण, टुकड़े, पत्थर, ऐसे अपने साथ लेके आती है। और ये नदियाँ ऐसी जगह आके रुकती है जहाँ उबड़ खाबड़ तो जगह हुई, और जहाँ नदी की स्पीड कम हो जाती है, यानी जहाँ ऊपर से नदी आ रही है आते आते जहाँ इसकी स्पीड कम होएगी, वहाँ जैसे ये उबड़ खाबड़ जगह है तो वहाँ ये अपने अवसाद छोड़ देगी, अपने साथ लाए गए जो अवसाद है वो यहाँ छोड़ देगी तो ये जो उबड़ खाबड़ जगह है वो फुलफिल हो जाएगी। ऐसे करते करते कितने टाइम लगा ये सब होने में? 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से लेके अब तक ये मैदान बन चुके हैं। अवसाद इतने ला के यहाँ इकट्ठे हो गए हैं तो ये अवसाद बन रहे हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। अब गहराई कैसी है? जैसे ये मैदान बन चुके हैं, यहाँ अवसाद ला के भर चुके हैं, ये मैदान बन चुके हैं, तो यहाँ 1000-2000 मीटर नीचे तक अब देखोगे आप अभी तक, क्योंकि बहुत टाइम पहले से ये प्रक्रिया चल रही है, तो अब वाले समय में यहाँ नीचे तक अगर इसके अवशेष अभी भी मिलेंगे, अगर आप खोद के देखोगे तो आपको अभी भी जलोढ़ के अवशेष मिलेंगे। भारत का भू आकृतिक विज्ञान। भूमि के आकार पर भारत को, मतलब भू आकृतिक विज्ञान यानी बात करेंगे भारत का भू आकृतिक विभाजन।
भूमि की आकृति संरचना के आधार पर भारत को बांटा गया है। पहला है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। हिमालय ये वाला पार्ट है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। उत्तरी भारत का मैदान, अभी हमने पढ़ा था कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये वाला पार्ट है। प्रायद्वीपीय पठार जो हमने बीच में पढ़ा था, प्रायद्वीपीय पठार जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। भारतीय मरुस्थल, राजस्थान डेजर्ट। तटीय मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये है द्वीप समूह। अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय में हिमालय और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय में कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। हिमालय क्या एक है? ऐसे एक हिमालय तो है नहीं, हिमालय ऐसे श्रृंखलाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी श्रृंखलाएँ हैं। हिमालय कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ऐसे अलग अलग बहुत सारी श्रृंखलाएँ हैं, इसलिए इसे समांतर पर्वत श्रृंखलाएँ भी कहते हैं। इनमें बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, पार हिमालय श्रृंखला, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय, लेस हिमालय और चौथा है शिवालिक। 4 प्रकार के हिमालयज हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। हिमालय के बारे में हम अब विस्तार से पढ़ेंगे कि हिमालय कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा हिमालय क्या होता है, कहाँ स्थिति है इनकी, ऐसा। हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीप पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये है मैदान। और पठार कैसा होता है? कुछ ऐसा पठार होता है। तो पठार की ये ऊंचाई है वो कितनी है? समतल मैदान से कितनी है? 150 मीटर ऊंची है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, अरावली विस्तार, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिरी पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। जो हमने पीछे पढ़ा है कि प्रायद्वीप कैसा होता है, कहाँ से कहाँ तक है। उत्तर से पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है, जो कहाँ है? मेघालय में है, मेघालय की साइड है। जो हमने पढ़ा है पीछे, जो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार, दक्कन का पठार। भारत में अनेक पठार पाए जाते हैं। पठार मोस्टली मतलब पठार प्रायद्वीप जो बना है वो कौन से युग से बनना स्टार्ट हुआ है? कैरिबियन युग से। वैसे युग से बना हो सबसे पुराना, यह भारत का प्राचीनतम और स्थिर भूभाग में से एक है, क्योंकि ये कैरिबियन युग में बना था तो सबसे प्राचीन है। हिमालय तो अभी बने हैं, मतलब हिमालय जैसे हमने हिमालय पढ़ा था तो हिमालय कब बनना स्टार्ट हुए थे? 6.4 करोड़ वर्ष पहले ही बनना स्टार्ट हुए थे। और यह पठार जो है, प्रायद्वीपीय जो पठार है वो प्राचीनतम है। और हिमालय से नदियाँ जो बहा कर लाती थी उससे मैदान बने हैं। तो सबसे प्राचीन कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद हिमालय है, हिमालय यानी उसके बाद आते हैं पर्वत। पहले पठार, पर्वत, फिर आती है मैदान। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। अब आप देखोगे कि जो ये भारत है, ये है पश्चिम घाट और ये है पूर्वी घाट। नदियाँ इधर जो बह रही है इस साइड, जो आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदियाँ हैं? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, जो यहाँ आके ऐसे
बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गिरने से पहले डेल्टा बनाती है, और जो वो नदियाँ बह के आती है उनकी वजह से जो यहाँ जो ये पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ही कम ऊंची है। पश्चिम घाट के मुकाबले पूर्वी घाट में पहाड़ियाँ बहुत ही कम ऊंची है। इस वजह से इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टोर, ब्लॉक पर्वत, ब्रज घाटियाँ, पर्वतस्कंद, नग्न चट्टानें, संरचना, टेकरी, पहाड़ी श्रृंखलाएं और कार्टजाइन भित्तियाँ टाइसन शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। जो ये अपना ये जो प्रायद्वीप है ना, वो जब बना होगा ना, जो मतलब कि ये उत्तर में इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट की तरफ उत्तर में जब चल रही थी, तब यहाँ लावा था। तो जो लावा है वो फैला यहाँ पूरे पठार में। धीरे धीरे वो पूरे पठार में वैसे क्या पाया जाता है? लावा ही है। लावा क्या होता है? ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट से क्या बनती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी ग्रेनाइट से बनती है। पूरा पठार प्रायद्वीपीय पठार लावे से बना हुआ है। प्रायद्वीप के अनेक हिस्से जिससे भूथनान, वन, निमज्जन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरते हैं। अपनी पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण ही प्रायद्वीप पठार पर धरातलीय विभिन्नता पाई जाती है। इस पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में नदी खंड व महाखंड धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, बीड़ और मोरेना खंड इसके उदाहरण हैं। आपने चंबल का बीहड़ देखा होगा, वो कुछ जैसे नदियाँ बहती थी ना, वैसा बीहड़ है। वहाँ पुलिस भी जाने से कतराती है, तो वहाँ अगर कोई छुप जाएगा तो कैसे ढूंढेंगे बेचारे वो भी। तो ऐसे क्षेत्र इसमें आते हैं। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन से भागों में? 3 भागों। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तरी पूर्वी पठार। दक्कन का पठार है जो दक्षिण साइड है, जो उत्तरी घाट और पश्चिम घाट के मध्य स्थित है। मध्य उच्च भूभाग जो भारत के मध्य हिस्से में आता है। उत्तर पूर्वी पठार जो भारत के पूर्वी हिस्से में आता है, उसे कहते हैं उत्तरी पूर्वी पठार। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम और पूर्व में क्या अंतर है? पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में पूर्व तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट के उदाहरण है। जैसे हमने पढ़ा था पश्चिमी तट में सीधे मैदान है, यहाँ मैदानों में थोड़ा गैप है, वहाँ गैप नहीं है मैदानों में। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा निर्माण करती है। यहाँ गैप किस वजह से? नदियों की वजह से ही है। और ये चौड़े क्यों हैं? क्योंकि नदी अपने साथ अवशेष लेके आती है और नदी वहाँ डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाने के कारण यह बहुत चौड़े क्योंकि वहाँ मिट्टियों से बहुत लंबी मतलब ये भर देती है, तो मिट्टियों के कारण वह चौड़े हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसे नदी डेल्टा शामिल हैं। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताशे कम होते हैं। जैसा हमने पश्चिमी तट में पढ़ा था कि वहाँ बहुत सारे मतलब नाव वाली प्रतियोगिताएं होती हैं, वहाँ मछली पकड़ते हैं, उतना इधर नहीं होता है। वहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह है, इधर प्राकृतिक नहीं है, इधर मानव निर्मित बंदरगाह है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतनों और पोताशयों का विकास मुश्किल है। द्वीप समूह में हम पढ़ेंगे भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। कितने प्रमुख द्वीप समूह हैं? 2 प्रमुख द्वीप समूह। पहला है बंगाल की खाड़ी में और दूसरा है अरब सागर में। पहला बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। कितने हैं? 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से यहाँ 94 है। 92 डिग्री पूर्व से 94 पूर्व के बीच स्थित है। कैसे है?
अगर तुम देखोगे कि देखोगे ना तो ये जैसे ऐसा है, ये है 14 डिग्री और 6 डिग्री और 92 डिग्री और 94 डिग्री। यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, ये इसकी स्थिति ऐसे है। ची द्वीप समूह और लैब्रितो द्वीप यहाँ के 2 प्रमुख समूह हैं। यहाँ अंडमान निकोबार में कितने द्वीप समूह हैं? 572 द्वीप समूह हैं यहाँ टोटल। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। 2 श्रेणियाँ, उत्तर में है अंडमान। अब जैसे अगर हम इनको बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही दिखता है अपना अंडमान निकोबार, और दक्षिण में है निकोबार। तो इनको अलग कर दिया, उत्तर का है उसे बोलते हैं अंडमान और जो दक्षिण में है उसे बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। ये एक वोल्केनिक माउंटेन्स है, वोल्केनिक है। तो जैसे कि पर्वत मतलब ज्वालामुखी फटता है, वो धीरे 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 ये जल के अंदर ही, बस जल से ऊपर, जल के अंदर भी है और जल के ऊपर हमें दिखाई देते हैं, इसलिए इनको द्वीप कहते हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी हुई है। बेरंग आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी जो निकोबार में है। कहाँ है? निकोबार में है। जीवंत ज्वालामुखी कौन सा है एकमात्र भारत का? बेरंग आइलैंड है। यह द्वीप असंगठित कंकड़, पत्थर और गोलाश्यों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कंकड़ पत्थर से बना हुआ है। इन द्वीप समूह की प्रमुख चोटियाँ सेलर चोटी, माउंट डिओवोली, माउंट कोयबो, माउंट थुइलर। देखो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंड चोटी जो है उत्तर अंडमान में है, 738 मीटर की है। माउंट डिओवोली जो है मध्य अंडमान में 515 मीटर है, और माउंट कोयब दक्षिण अंडमान में है जो 460 किलोमीटर है, और माउंट थुलई ग्रेट निकोबार में, कहाँ? ग्रेट निकोबार में 632 मीटर है, जो इन सब में शामिल है। पश्चिम तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ शाम को बारिश होने लग जाती है और दिन में धूप पड़ती है। अरब सागर में आप लक्षद्वीप, अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप शामिल है। ये उत्तर से 80 डिग्री, 80 उत्तर से 2 सेकेंड 80 कैसे हो सकता? यह द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। कैसे हैं? बिखरे हुए, जैसे मान लो ये इसकी है, मतलब डिग्रीज, ठीक है ना। तो ये यहाँ कैसे हैं? बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। मान लो अगर ये भारत है, ये केरल तट है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है? 280 से 480। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है, कोरल कहते हैं, जैसे कोरल कहते हैं। यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें 11 द्वीप मानव आवास है। टोटल कितने द्वीप है? 36, जिसमें से कितने द्वीप पर मानव निवास करते हैं? 11 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी जो कितने किलोमीटर है? 2695 मीटर है। देखो जो पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है, ये है अपनी अन्नामलाई, जहाँ के कौन सी स्थित है? अन्नामुड़ी। दोनों के नाम सिमिलर तो कंफ्यूज मत हो जाना। अन्नामलाई में स्थित है अन्नामुड़ी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, जिसमें कौन सी स्थित है? डोडा बेटा। पूर्वी घाट ये लगातार नहीं अविरत नहीं है, मतलब कि जैसे अपन ने पढ़ा कि पश्चिम की ये ऐसे है, पश्चिम घाट में जो नदियां हैं वो निरंतर है,
ऐसे मतलब चलती रहती है, आगे से आगे, एक दूसरी तीसरी चौथी ऐसे। बट यहाँ ये ऐसे नहीं है पश्चिमी घाट में। क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ ने इन्हें जगह जगह काट दिया है। काट दिया मतलब अगर नदियाँ, वैसे तो देखो आपने देखा ही है प्रायद्वीप में जो नदियाँ हैं वो कैसे बहती है, पश्चिम से पूर्वी घाट की तरफ बहती है। तो पानी तो पत्थर को भी काट देता, तो पर्वत क्या चीज़ है? तो पर्वत को भी जगह जगह से नदियों ने काट दिया है। तो ये अलग अलग हो चुके, जुड़े हुए नहीं हैं। मुख्य श्रेणियाँ, यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जवादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में नीलगिरी पहाड़ियों से आकर मिल जाते हैं। यहाँ बीच में कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी। जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों एक जगह आके मिलते हैं, वो कौन सी जगह है? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो। यहाँ सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकोय द्वीप, जो सबसे बड़ा है और कितना है? 400। मिनिकोय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 453 सॉरी। मिनिकोय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 450 वर्ग किलोमीटर है। जो पूरा द्वीप समूह वो कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। कितने पे है? पहले तो 30 डिग्री पे है। ये सवाल हो सकता है अब क्या है MCQs में, वन लाइनर कि कितने डिग्री पे है? 3 डिग्री चैनल पे है। और कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में है अमीनी द्वीप और दक्षिण में है कन्नानौर द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अद्वित गुटिकाएँ, शिगिला तथा अबद्ध गुटिकाएँ, शिगिल, गोलाश्मिकाएँ तथा गोलाश्म पूर्वी समुद्र तट पाए जाते हैं। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, सब्सक्राइब।